घनश्याम तिवारी जी, आपके पास आते हुए G20 से क्या दिक्कत हो गई है? इतना बड़ा आयोजन हुआ है, देश का मान बढ़ा है, पहली बार इतने देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इस तरह के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर पाने में, तमाम मुद्दों पर सहमति बना पाने में, 83 पैराग्राफ पर सहमति समझते हैं दिल्ली डिक्लेरेशन के जरिए। क्यों G20 आंखों में इतना चुभ रहा है विपक्षी दलों को? घनश्याम तिवारी जी। नमस्कार चित्रा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। तीन बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात, जो G20 की उपलब्धि है, तो इसमें मैं देश के प्रधानमंत्री को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी को, अमिताभ कांत जी को और G20 की समूची टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय अवसर का बेहतरीन उपयोग किया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, डिप्लोमेसी के मंच पर G20 में देश ने एक अच्छी उपलब्धि हासिल की कि एक दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, उसमें अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ और उसके साथ साथ एक अच्छा संदेश पूरे विश्व में गया है कि भारत मजबूती से डिप्लोमेटिक सर्कल में एक अग्रणी भूमिका निभा सकता है। ये पहली बात। दूसरी बात कि G20 के आयोजन का मॉडल, अगर आप मीडिया की खबरें ही देखिए कि प्रति किलोमीटर में लगभग 20 पोस्टर मोदी जी के लगे हुए थे। देश के चप्पे चप्पे पर पोस्टर लगे हुए हैं मोदी जी के। आज 4,000 करोड़ खर्च हुए हैं। अगर 40,000 करोड़ भी खर्च हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके समर्थन में बोलने वाले लोग यही कह रहे होते कि शानदार आयोजन हुआ। हम एक ऐसा देश है जहां पर देश के प्रधानमंत्री 9 साल से अपनी गरीबी की मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब वाकई देश को की तस्वीर दुनिया के सामने रखने का समय आया तो उन्होंने देश के गरीबों को ढक दिया। दिल्ली में देश के गरीबों को ढक दिया और जो जानवरों के साथ बर्ताव हुआ उसकी वीडियोस मीडिया नहीं दिखाए, हमने नहीं दिखाए। तो और ढका सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग नहीं देख सके, देश के गरीबों को इस तरीके से ढका कि उनके ऊपर मोदी जी की तस्वीर दिखाई दे। और इसमें प्रधानमंत्री की आलोचना भी होती रही है कि अपनी गरीबी की मार्केटिंग करते हुए वो एक व्यक्ति को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में आपका आम दर्शक पूछ सकता है कि चाहे 4,000 करोड़ खर्च हुआ हो या 40,000 करोड़ खर्च हुआ हो, ये इसमें आम व्यक्ति को क्या फायदा होगा? जो तीसरी बात जो है देश के हालात की बात, देश के हालात जिस तरीके से हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है आपकी। जी बोले आपकी आवाज कर रही थी। उसमें सवाल सरकार के सामने है कि एक संसद का सेशन ऐसा बुलाया गया है जिस सेशन का एजेंडा न सुधांशु जी को पता है, न आपको पता है, न देश के 140 करोड़ लोगों को पता है। ठीक है, जहां पर केवल सेशन में बाद में बात कर लेंगे। अभी G20 पर ही रहते हैं, क्योंकि देश के बड़े हिस्से में सेलिब्रेशन का भी ये मौका है और अलग अलग हिस्सों में हम सब ने देखा बीते कई महीनों से कैसे G20 के कार्यक्रम को लेकर जाया गया और आम लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ वाजिब सवाल भी विपक्षी दलों की ओर से उठाए जा रहे हैं। इस पर जवाब दीजिए अरविंद वाजपेयी जी, जो सवाल घनश्याम तिवारी जी ने पूछे हैं। घनश्याम तिवारी जी ने तो बधाई दी है सबको। घनश्याम तिवारी जी ने क्या पूछा है? डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, उसको पॉइंट आउट हुए 2009 से लगातार 14 से करते आ रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आज ये अपने आलोक शर्मा जी जो है, इन्होंने कहा है कि पानी क्यों भर गया। पानी क्या भर गया? मतलब बारिश आई तो थोड़ा पानी भर गया, उसको वो मुद्दा है क्या? अरे भाई, विश्व पटल पे 21 देशों के जो सबसे टॉप की कंट्रीज हैं इकोनॉमिक के हिसाब से, वो हमारी कंट्री में आके वाहवाही कर रहे हैं। इनका क्या राजनीतिक दिवालियापन निकल गया सोच का? मतलब क्या हो गया, हम तो समझ ही नहीं आ रही। क्वेश्चन पूछने को मनाही नहीं है, लेकिन समय क्या है, क्या पूछ रहे हो, कौन सा मौका है, कौन सा पटल है, ये तो ध्यान में रखेंगे। और यही राहुल गांधी कर रहे हैं, ये इनका दोष नहीं है, राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं। विदेशों में जाके आप क्रिटिसाइज करे जा रहे हो। मतलब हम तो समझ नहीं पा रहे, ये क्या सेल्फ गोल कहते हैं, इसे क्या कहेंगे? जनता इसको अप्रिशिएट करेगी कि गुजरात की कंपनी को ठेका दे दिया, बगैर टेंडर के ठेका दे दिया। अरे एक्सीजेंसी जब होती है तब टेंडर नहीं देखा जाता, काम देखा जाता है। कितने लोगों ने तारीफ की है, ये मौका कहां मिलेगा? और देश के पिता गांधी जी, उनकी समाधि पे 21 राष्ट्रीय अध्यक्ष टॉप के जाके उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये विजुअल आपको कहीं देखने को मिली आज तक? ठीक है। और माफ करना, कांग्रेस में जब शुरू में एशिया 72 गेम्स कराए थे आपने, क्यों कराए थे भाई? हाँ। फिर उसके बाद 82 कराए थे, क्यों कराए थे भाई? मतलब ये क्या, हम तो बिल्कुल सहमत नहीं है इनकी बातों से, बिल्कुल किसी तरीके से सहमत नहीं है। ये कंप्लीट केस राजनीतिक मानसिक दिवालियापन का है, जो इस तरह की बातें करके ये सेल्फ गोल कर रहे हैं। और यहाँ पर दर्शकों की जानकारी
सामने रख देना चाहिए। कुछ दलों की ओर से लगातार ये बात के लिए आवंटित फंड से 3 गुना अधिक खर्च कर दिया है। चुनाव विभाग ने यह साफ किया है कि यह दावा बिल्कुल फर्जी है। सरकार ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो खर्च हुआ है उसे G20 के खर्च में नहीं, इसका काम है विकास के काम के तहत खर्चा किया गया है उसको। और इसी के साथ साथ ये बात भी जो लगातार कही जा रही है पानी भरने की कि पूरे चूंकि एक बहुत बड़ा एरिया है जो कवर करता है, हम लोग भी लगातार वहां पर जिस तरह की तस्वीर बार बार बताई जा रही है, आलोक शर्मा जी उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, नहीं है। और यहां पर जो जानकारी दी गई है भारत सरकार के पत्र सूचना विभाग की ओर से, उसने कहा है कि गलत बयानी किया जा रहा है विपक्ष की ओर से। भारत मंडपम जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो खर्च हुआ है G20 के खर्च को उससे नहीं जोड़ सकते हैं आप। आलोक जी, मिसलीड कर रहा है विपक्ष। मुझे लगता है मिसलीड ये सरकार करती आ रही है पिछले 9 वर्षों से, और पूरी तरह से मिसलीड करती आ रही है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि सही बता दो भाई। ये पूरे हिंदुस्तान के जो जितने पेट्रोल पंप हैं उनके ऊपर जो एडवर्टीजमेंट लगा उसकी कॉस्टिंग क्या है, जरा आप बता दीजिए भाई। हमारे साथी बैठे हैं बीजेपी के सुधांशु जी, उसकी कितनी कॉस्टिंग आई होगी जरा उसका अंदाजा आप बता दीजिए। 4,000 करोड़ नहीं है ये, 20,000 से 25,000 से 30,000 करोड़ की अगर वैल्यूएशन आएगी तो। लेकिन उनकी सरकार है, उन्हीं का सरकार का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, वो क्या जवाब देगा पूरा देश देख रहा है। ये जितने एडवर्टीजमेंट हुए थे, जितने होर्डिंग्स लगे थे, किसी पर नहीं लिखा था नीचे किस डिपार्टमेंट ने छपवाए हैं ये किसने छपवाए थे, कहां से छपे थे, हमें नहीं पता। चंद्रयान तक में मोदी जी का इतना बड़ा फोटो और चंद्रयान छोटा सा, ये एक व्यक्ति के चेहरे को चमकाने की जो नीति है अब ये देश समझ चुका है। फिर भी हम कहेंगे कि G20 में अगर देश के लिए अच्छा होता है हमारे लिए खुशी है, लेकिन हम ये भी सवाल पूछेंगे कि अगर कुत्ते बिल्लियों के साथ जिस तरह का अमानवीय ट्रीटमेंट हुआ, भाई 15 साल से तो आप ही की कॉर्पोरेशन थी दिल्ली में, उस समय पर क्यों नहीं कंट्रोल किया गया? पूरे विश्व में अगर कहीं पर देश की आलोचना होती है कि वहां पर पशुओं के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, तो क्यों नहीं सवाल पूछा जाएगा? 15 साल से कॉर्पोरेशन किसकी थी? ठीक है, ये एनडीएमसी का एरिया पिछले 9 सालों से किसके अंडर था? लेकिन जरा G20 पर ही रहते हैं सर, थोड़ा सा G20 की उपलब्धियों की भी बात कर लीजिए आलोक जी। मुझे ये लग रहा है आप ये कह रहे हैं कि खुशी है, लेकिन वो खुशी दिखाई तो नहीं दे रही है ना, आपके शब्दों के जरिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज के जरिए वो दिखाई नहीं दे रही है, इस वजह से सवाल पूछा जा रहा है। क्या G20 में सब कुछ बुरा हुआ है आलोक शर्मा जी? आपकी बातों से यही नजर आ रहा है कि G20 कराकर सरकार ने न जाने क्या कर दिया है। मुझे केवल ये बता दीजिए, हमने नहीं कहा कि G20 क्यों कराया, किसी ने नहीं कहा है। आप मेरे मुंह में शब्द ना रखें। यहां पर बड़े बड़े आयोजन हुए, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे हुए, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में वो इस्तेमाल हुआ है मैक्सिमम। आज चाहे फ्लाईओवर्स हो, चाहे स्टेडियम्स हो, चाहे कोई और चीजें हो, चाहे वो होटल्स हो, मैक्सिमम वो हुआ है जो 82 के एशियाड में या कॉमनवेल्थ गेम्स में कांग्रेस की सरकारों ने बनाया है। ये तमाम जो होटल्स हैं, ताज और मोरिया शेराटन, तमाम ये 82 के एशियाड के समय पे बने थे। हम उसमें भी नहीं जाना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, देश का है, देश की राजधानी का है। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, आपने एक भारत मंडपम बनाया, उसके पानी को नहीं रोक पाए आप लोग, और शीला दीक्षित यहाँ पर 50 से ज्यादा बड़े बड़े फ्लाईओवर और इतनी बड़ी मेट्रो लाइन बिछाकर चली गई, लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने पता नहीं क्या कर दिया। ठीक है सुधांशु जी, देखिए समस्या ये है कि ये मोदी जी के प्रति ईर्ष्या द्वेष में इतने कुंठाग्रस्त हो गए कि इन्हें सत्य दिखता नहीं। बार बार करें एक आदमी को चमकाने के चक्कर में, आलोक जी, अरे एक आदमी के नाम के चमकाने के चक्कर में तो इस देश के टुकड़े हो गए थे, निपटा दिया था देश को। और फिर एक आदमी को बनाने के चक्कर में आपकी पार्टी के टुकड़े हुए थे। याद करिए, आज जो आप कांग्रेस है, 1978 में कांग्रेस आई बनी थी, इंदिरा कांग्रेस, और आप एक परिवार के दूसरे आदमी को बनाने के चक्कर में पार्टी निपटा दी। तो भाई एक आदमी के चक्कर में आप आलोक जी जब आप बोल रहे थे वो शांति से आपको सुन रहे थे, ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज आलोक शर्मा जी, जैसे उन्होंने आपको शांति से सुना है, आपको भी धैर्य दिखाना चाहिए, फिर आप जवाब दीजिएगा, ये तरीका ठीक नहीं है। आलोक जी प्लीज। अरे भाई एक आदमी को, अरे इतना चमकाया, जवाब दिया है, थोड़ा सा आलोक जी इतना जबरदस्त चमकाया एक आदमी ने। प्लीज आलोक शर्मा जी प्लीज। मान्यवर, मानता हूं अनकंफर्टेबल फैक्ट है,
बहुत इतना वो व्यतीत नहीं होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता मगर फैक्ट तो अरे सर, आपने भी एशियाड आसियान का जिक्र किया, आपने बताया कि इंदिरा गांधी के समय में ये होटल बनाए गए हैं, तो उसका जवाब देंगे या नहीं देंगे? आलोक शर्मा जी, ऐसे एक तरफा बातें नहीं हो सकती हैं। आलोक शर्मा जी प्लीज, एक तरफा बातें नहीं हो सकती हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप इस तरह से आके डोमिनेट नहीं करेंगे। और बिल्कुल सर, बिल्कुल बीजेपी के प्रवक्ता के बीच में आप एक आलोक शर्मा जी, आप मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो मैं उतनी ही बात टोकूंगी। मुझे लगता है जिस तरह से सुधांशु जी ने धैर्य दिखाया है आपको सुनने के लिए, आपको भी वैसा ही धैर्य दिखाना चाहिए उनके बारे में। प्लीज आलोक शर्मा जी, उम्मीद करती हूँ आप जो भी बोल रहे थे मैंने, वरना मैं ऑडियो डाउन कर मैं एक बात पुनः रिपीट कर दूं कि हमारे विद्वान प्रवक्ता लोग यह नहीं बता पाए कि कौन सा G7 या G20 देश ऐसा है जहां महंगाई की दर हमसे कम है और विकास की दर हमसे अधिक है। हम इस समय परिस्थितियों में सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था है। IMF ने कहा है 7.8% की ग्रोथ रेट है, जो पहली बार भारत दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में नंबर 1 है। और ये जो आप कहते हैं ये पर कैपिटा इनकम, ये सब इंक्लूड करके बोलता है IMF, ऐसे नहीं बोलता है। वो आपकी पार्टी की तरह नहीं है कि वो अपने मन से कह दे कि इसको सारी चीजें इंक्लूड करके बोलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का मानक है जिसके अनुसार भारत की स्थिति। अब हम इस पे बताना चाहते हैं, G20 में इतनी बड़ी उपलब्धि हमने हासिल की है कि अफ्रीकन यूनियन को मोदी जी ने इसी समिट में परमानेंट सदस्य बना लिया। अब अफ्रीकन यूनियन का क्या है, भारत को जब ग्रोथ इंजन बनना है तो 2 जगहों पर हमारे लिए सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। एक ईस्ट में, यानी आपका कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, जिसको हम फार ईस्ट कहते हैं, और दूसरा अफ्रीकन कंट्रीज। आज अफ्रीकन कंट्रीज में जहां पर कि चाइना अपना प्रभाव इन दोनों क्षेत्रों में बढ़ाता चला जा रहा था, आप देखिए कि G20 से एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी जकार्ता गए आसियान देशों में, और उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज को लाए। तो आप मान लीजिए, और हमारा बड़ा गहरा संबंध है इन देशों से। अरे इतना ही बोल दीजिए ना भाई, साउथ अफ्रीका से ही महात्मा गांधी ने राजनीति की शुरुआत की थी। हमारा गहरा संबंध है अफ्रीकन देशों से, वो हमसे अटैचमेंट महसूस करते हैं। और जहां तक ईस्टर्न कंट्रीज थे, इंडोनेशिया है, उसकी कैपिटल जकार्ता है, मैं पहले ही बोल चुका हूं, उसका प्राचीन नाम जयकर्ता है। और आज भी जाके देख लीजिए, जकार्ता के बगल के प्रोविंस का नाम योगकर्ता, वहां 2 बड़े प्रोविंस थे, जयकर्ता और योगकर्ता। भारत के साथ पूरा संबंध है, और इससे जो भविष्य में हमारी कंपनियां आगे बढ़ेंगी। और चेक कर लीजिए, विदेश में जहां हमारी कंपनियों के पास सबसे ज्यादा संभावना है वो इन्हीं अफ्रीकन और इन कंट्रीज में है। तो इसके द्वारा जो मोदी जी ने परिस्थिति बनाई है, वहां पर चाइना, और आप देखिए जो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बना है, आपको इससे बड़ी स्थिति नजर नहीं आ रही। सऊदी अरब, आज सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस उसके बाद रुक के आज एक दिन भारत के साथ ट्रेड के समझौते में बातचीत कर रहे हैं, जिनका की इन्वेस्टमेंट पैसे का, और हम उनके यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इसके बावजूद आपको यह भी नहीं समझ में आ रहा, वो सऊदी अरब जिसको पाकिस्तान अपना सबसे खामखा मानता था, हम सफर, हम नियाला, हम प्याला, वो क्राउन प्रिंस गए नहीं वहां, एक दिन एक्स्ट्रा यहां रुक लिए। मान्यवर, अगर इसके बाद भी किसी को समझ में ना आए तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिरतैसी।